नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, कैसीनो पर 28% जीएसटी, लेकिन सिनेमा हॉल में खाना पीना होगा सस्ता। पश्चिम बंगाल की एफएम के हवाले से बड़ी खबर। सीएनबीसी आवाज की खबर पर मुहर। सेमीकंडक्टर बनाने के लिए फॉक्सकॉन अब टाटा के साथ कर सकती है करार। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। वेदांता के साथ कल ही टूटी है डील। फिर निफ्टी एक्सपायरी पर ऊपरी स्तर से फिसला बाजार। बैंकिंग, फाइनेंशियल शेयरों में बिकवाली, लेकिन मिड और स्मॉल कैप में खरीदारी। आखिर में सेंसेक्स निफ्टी बढ़त पर बंद। ईडी निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल पर सुप्रीम रोक। कोर्ट ने सेवा विस्तार को बताया गैर कानूनी। कहा 31 जुलाई तक छोड़े ऑफिस। केंद्र को नया निदेशक चुनने के लिए जुलाई का वक्त। 3 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 पर फिर सुनवाई। 2 अगस्त से संविधान पीठ करेगी रेगुलर सुनवाई। सरकार ने बताया आतंकवाद मिटाने के लिए जरूरी फैसला। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को कोर्ट से न्याय की उम्मीद। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में टीएमसी का परचम फिर लहराया। जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत में विपक्षियों को काफी पीछे छोड़ा। काउंटिंग के दौरान भी कई जगहों पर हिंसक झड़प। पहाड़ से मैदान तक भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। हिमाचल, उत्तराखंड में हालात बेकाबू। पंजाब में भी हाहाकार। दिल्ली में निचले इलाकों में बाढ़। ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, कैसीनो पर अब 28% जीएसटी लगेगा, लेकिन सिनेमा हॉल में खाना पीना सस्ता होगा। जीएसटी काउंसिल में दरें घटाने का फैसला हुआ है। इसके अलावा कैंसर की इंपोर्टेड दवाएं भी सस्ती होंगी। काउंसिल की बैठक में ये फैसले लिए गए हैं। पश्चिम बंगाल की एफएम के हवाले से ये खबर हमने आपको बताई है और डिटेल लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। बताइए आलोक, लक्ष्मण भी हमारे साथ हैं, तो सबसे पहले आलोक ये बताइए फैसले क्या क्या हुआ है। देखिए, जो सबसे अहम फैसला था, जो कि काफी पेचीदा था, जिसमें बहुत समय लग गया, वो था ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग को लेकर। इसमें यह फैसला हो गया है कि अब इस पर 28% ही जीएसटी लगेगा और इस पे इसके जो एंट्री फीस होती है उस पर लगेगा, यानी कि फुल फेस वैल्यू पर लगेगा। इसके अलावा जो ऑनलाइन गेमिंग को लेकर कुछ लोग तर्क देते थे कि ये जीएसटी के दायरे से बाहर है, एक्शनेबल क्लेम नहीं है, तो उसको एक्शनेबल क्लेम बनाया जाएगा। तो इसलिए इसके लिए सीजीएसटी एक्ट में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा फैसला हुआ है और जो गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस के पक्ष में तर्क देते थे लोग, ये सब इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में इसको खारिज कर दिया गया है। कहा गया है कि इससे एक बड़ा ही जो बच्चों में खासतौर से बड़ा ही प्रभाव बुरा जा रहा था, लिहाजा ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो पर 28% जीएसटी लगाया जाएगा। इसके अलावा जो एक दूसरा बड़ा फैसला है वो है कि सिनेमा हॉल के अंदर जो खाना पीना होगा वो सस्ता हो जाएगा। जो प्रपोजल था फिटमेंट कमेटी का कि इसको 18% से घटाकर 5% किया जाए, वो यहाँ पर एग्जम्प्ट हो गया है। जीएसटी दरों में कटौती की गई है। ये सारी बातें जो मैं आपको एक वजह से बता दूं कि वेस्ट बंगाल की जो वित्त मंत्री हैं चंद्रिमा बनर्जी ने बताया है यहाँ पत्रकारों को। और इसके अलावा जो दूसरा बड़ा फैसला है वो है कैंसर की मेडिसिन और फूड फॉर मेडिसिन और जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती हैं, कैंसर की मेडिसिन जो काफी महंगी होती है, 63 लाख की होती है, उस पर जीएसटी आईजीएसटी को एग्जम्प्ट करने का फैसला लिया गया है। तो ये 2 महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। और जो ऑटो सेस को लेकर जो 22% होगा उसको लेकर क्लैरिटी यहां पर दी जाएगी। वित्त मंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी तो उस पर भी क्लैरिटी आ जाएगी। और जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन का जो फैसला है उस पर भी मंजूरी मिल गई है। कहां पर कितने जीएसटी ट्रिब्यूनल गठित किए जाएंगे, कितने उनके बेंचेस होंगे, इन सब पर एक तरह से फाइनल व्यूल हो गया है, मुहर लग गई है। तो देश में जो पेंडिंग केसेस हैं इस तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस से जीएसटी से रिलेटेड, उनके लिए भी काफी एक तरह से कहें बेहतर इंतजाम हो गया है। अब जीएसटी ट्रिब्यूनल की बात जो है, सेंट्रल जीएसटी ट्रिब्यूनल की, वो फाइनल होगी। कंफ्यूजन कुछ भी नहीं रहेगा इन जो टैक्स के मैटर्स होंगे। तो ये मेजर फैसले आज लिए गए हैं जीएसटी काउंसिल की बैठक में। ये चंद्रिमा बनर्जी वेस्ट बंगाल की जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने बताया, और साथ ही साथ महाराष्ट्र के भी वित्त मंत्री हैं सुधीर मुंगतेवार, उन्होंने भी ये सारी बातें रिपीट करी हैं और कहा है कि ऑनलाइन गेमिंग को लेकर और हॉर्स रेसिंग और कैसीनो को लेकर जो मुद्दा है पूरी तरह से सेटल हो गया है। यहाँ पर सब कुछ जो रिकमेंडेशन था उसको मान लिया गया है और इसमें अब कोई एक तरह से कहें कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहा है।
ये लक्ष्मण जी बताइए, ये 50वीं बैठक थी जीएसटी काउंसिल की, बड़े बड़े फैसले हुए हैं, काफी अहम रही ये बैठक। बिल्कुल एक काफ़ी अहम बैठक इस मायने में रही कि जो जैसा कि हमारे सहयोगी आलोक बता भी रहे थे कि ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स रेसिंग का जो मामला था वो लंबे समय से अटका जा रहा था। कई बार ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई, इसमें सहमति नहीं बन पाई। यहाँ तक कि गोवा अभी भी इस प्रस्ताव से बहुत हद तक सहमत नहीं था, उसने अपनी थोड़ी बहुत आपत्ति जताई थी, लेकिन उन सारे आपत्तियों को दरकिनार करते हुए एक आम सहमति बनाने की कोशिश की गई और 28% जीएसटी लगाने का फैसला किया गया तीनों पे, ऑनलाइन गेमिंग पे, हॉर्स रेसिंग पे और कैसीनो पे। तो ये अपने आप पे कह सकते हैं इस काउंसिल की सबसे बड़ी बैठक रही, सबसे बड़ा फैसला रहा। और इसमें और खास बात ये कि ये जो है एंट्री फी के ऊपर ये जीएसटी लगाया जाएगा। पहले ये दलील दी जाती थी कि जो मुनाफा हो रहा है, जो पैसे बन रहे हैं उस पर लगाया जाए, तो इन्होंने कहा कि नहीं, एंट्री फी के ऊपर लगाया जाएगा। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज है। एक और महत्वपूर्ण बात जो जीएसटी का हर कारोबारी को प्रभावित करता है वो है जीएसटी ट्रिब्यूनल को लेकर के। इस पे काफी लंबे समय से बात चल रही थी, लेकिन अब तक ये फैसला नहीं होता। लेकिन जीएसटी ट्रिब्यूनल बनाने का फैसला भी मुझे लगता है कि ये जीएसटी काउंसिल के लिए एक बड़ा फैसला कहा सकता। ऑटो सेक्टर जिसमें एसयूवी के डिफिनेशन को लेकर के और उस पर जो टैक्स लगता है इसको लेकर एक सफाई जारी होनी थी, जिसको लेकर काफी असमंजस के हालात थे, उस सेक्टर को भी यहां पर राहत देते हुए सफाई जारी की जाएगी। इस पर सहमति बन गई। सफाई क्या होगी अब से कुछ मिनटों वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ज्यादा साफ हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन गेमिंग, ऑटो सेक्टर और कैंसर के जो मरीज हैं उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर इस जीएसटी काउंसिल की बैठक से निकल कर आ रही है। और खासतौर से ऐसे समय में जब केंद्र और कई राज्यों के बीच तकरार की स्थिति बन रही थी, लेकिन तब भी इन सारे बातों पर फैसला हो जाना अपने आप में बड़ी बात है। जी, और हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट अभिषेक रस्तोगी भी जुड़ गए फोन लाइन पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक। आपकी क्या प्रतिक्रिया है जो खबरें निकल कर आ रही है जीएसटी काउंसिल से कम ये जो हॉर्स रेसिंग और कसिनो का मामला था, ऑनलाइन गेमिंग का 28% जीएसटी फुल वैल्यू पर लगा दी गई है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात समझने की है कि ये फुल वैल्यू पे लगाया गया है और इसको ये बोला गया है कि एक्शनेबल क्लेम नहीं है। तो जीएसटी काउंसिल के ये बोलने से कि क्या ये एक्शनेबल क्लेम नहीं है, क्या इसको ये माना जाएगा, तो आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इस एक्शन की चैलेंज करी जा सकती है और मेरे ख्याल से ये करनी पड़ेगी ऑनलाइन गेमिंग एंड कैसीनोज को। जहां तक कि कैसीनोज की बात है, ये अगर प्रोविजन बोलते हैं कि इसको फेस वैल्यू पर 28% टैक्स किया जाएगा, तो जब एक व्यक्ति कैसीनो में एंटर करता है तो फॉर एग्जाम्पल वो 10,000 के चिप्स लेता है, मगर वो एक हजार करके जीतता भी है, हारता भी है, तो क्या ये नेट वैल्यू पे 10,000 करा जाएगा, ग्रॉस वैल्यू पे करा जाएगा या हर बेट पे करा जाएगा 28%? ये अभी क्लैरिटी नहीं है। अगर ये 28% हर बेट वैल्यू पर है कि वो जीते चाहे हारे, हर वैल्यू पर जो वो खेल रहा है उस पर उसको फेस वैल्यू पर 28% देना पड़ेगा, तो इंडिया में कैसीनो बिजनेस बंद हो जाएगा। और इसीलिए एक्शनेबल क्लेम से इसको हटाना, 28% पूरा ग्रॉस वैल्यू पे टैक्स होना, आई थिंक ये इस पूरे बिजनेस को ही किल कर देगा। एंड इसलिए आई थिंक ये कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर्सपेक्टिव से चैलेंज करना पड़ेगा कैसीनोज को अगर उनको इंडिया में सर्वाइव करना है तो। हालांकि रस्तोगी साहब इसमें जहां तक मेरी जानकारी है उसके हिसाब से जो आप संवैधानिक वैधता की बात कर रहे हैं तो उसमें यह है कि जीएसटी काउंसिल ने यह तय किया है कि इसके लिए जो भी जरूरी होगी, जो संविधान या कानून में बदलाव किया जाना, वो बदलाव उसके हिसाब से किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसको लागू करने के लिए संविधान में या एक्ट में वो जरूरी बदलाव किए जाएंगे ताकि उसकी संवैधानिक मान्यता बनी रहे। एक और महत्वपूर्ण बात, ये जो कहा गया है कि गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस का कोई मतलब नहीं बनता, मेरा सवाल आपसे यह है कि गेम ऑफ स्किल भी कई सारे इसके अलावा भी चीजें होती है, तो क्या यह फैसला दूरगामी असर डालेगा दूसरे सेगमेंट पर भी जहां पे गेम ऑफ स्किल का ज्यादा बोलबाला रहता है? देखिए, गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस का डिस्टिंक्शन बहुत रेलेवेंट है और वो इसलिए भी रेलेवेंट है कि जहां पर भी स्किल आ जाएगी, अब अगर कोई बच्चा ऑनलाइन गेम खेलता है चेस का, जो कि स्किल है, मगर उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे खेलने का कुछ इनाम मिल सकता है या फिर वो वहां पर खेलने के लिए अपनी कुछ फीस अदा करता है, तो उसको आप क्या कहोगे? अब वो एक बच्चा जो ऑनलाइन गेम करता है, और अगर आप चेस का कंपटीशन देखेंगे, ऐसे चेस के बहुत सारे कॉम्पिटिशन भी होते हैं, तो आई थिंक कंप्लीटली इग्नोर करना गेम ऑफ स्किल वर्सेस गेम ऑफ चांस
ये अच्छा डिसीजन नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर आप गेम ऑफ स्किल में स्पेसिफिक एक्टिविटीज को इंक्लूड करें और उसको वाटर टाइट बना के कुछ चीजों पर आप बेनिफिट दें, तो एक ऑनलाइन गेमिंग हब आप इंडिया को बना सकते हैं। अगर आप ऐसे प्रोविजंस करेंगे और उस पर एग्जॉर्बिटेंट टैक्स लगाएंगे, तो शायद जो प्राइम मिनिस्टर का विजन था कि इंडिया को ऑनलाइन गेमिंग हब बनाना है, इंडिया को आईटी हब बनाना है, वो शायद विजन एक तरह से रह जाएगा, ढल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जी। लक्ष्मण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक, और पढ़ते हैं अब खबरों में आगे। थोड़ी देर में वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी तो और भी बातें साफ होंगी। वेदांता से अलग होने के बाद फॉक्सकॉन अब टाटा के साथ करार कर सकती है। टाटा ग्रुप पहले ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर में रुचि दिखा चुकी है। इस एक्सक्लूसिव खबर के साथ हमारे साथ हैं असीम मनचंदा। बताइए असीम, सेमीकंडक्टर को लेकर ये डील की जो बात आ रही है, सूत्रों से क्या जानकारी मिल रही है? सोमवार को ही फॉक्सकॉन ने वेदांता के साथ अपना सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का जेवी खत्म किया है। उसके बाद फॉक्सकॉन ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। फॉक्सकॉन का कहना है कि भारत के जो बाजार है उसको लेकर के काफी उत्साहित है और जल्दी ही एक एप्लीकेशन सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए दोबारा से वो डालने की तैयारी कर रहा है। खासतौर पर कि उसने ये भी कहा है कि उसकी कई स्टेक होल्डर के साथ बातचीत चल रही है। ये स्टेक होल्डर भारत में भी हो सकते हैं और ये बाहर भी हो सकते हैं, लेकिन टाटा ग्रुप के एक बड़ी पोटेंशियल यहाँ पर निकल करके आती है। दोनों कंपनियों के बीच में एक पार्टनरशिप होती हुई हमें दिखाई दे सकती है। खासतौर पर जो टाटा ग्रुप है वो काफी लंबे समय से सेमीकंडक्टर लगाने की दिशा के अंदर काम कर रहा है। जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन है वो भी पहले कई बार सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं और खासतौर पर जिस तरह का ये सेमीकंडक्टर प्लांट होगा इसके लिए करीबन 10 से 20 बिलियन डॉलर के आसपास का इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा और ये कोई स्टेबल ग्रुप ही है वही जो कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सरकार भी यही चाहता है कि कोई स्टेबल ग्रुप आगे निकल करके आए जो इतनी भारी भरकम इन्वेस्टमेंट कर सके और सरकार उसको सपोर्ट करे। तो इन दोनों कंपनियों के बीच में आपको आने वाले दिनों में एक पार्टनरशिप होती हुई दिखाई दे सकती है। शुक्रिया असीम। और अब बात करते हैं बाजार की। फिन निफ्टी एक्सपायरी का दिन था और आखिरी घंटे में बाजार फिसल कर बंद हुआ। सेंसेक्स 274 अंक और निफ्टी 84 अंक चढ़कर बंद हुए। आज सबसे ज्यादा बिकवाली बैंकिंग फाइनेंशियल शेयरों में रही। ऑटो, पीएससी, फार्मा शेयरों में खरीदारी देखी गई। वहीं एफएमसीजी, इंफ्रा, एनर्जी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। रिलायंस में तेजी रहेगी, ऐसा कहना है निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ राहुल अरोड़ा का। उन्होंने कहा है कि वेस्टलाइफ फूड में अच्छे संकेत दिख रहे हैं और ये शेयर भी अगले 4 साल में 2000 का आंकड़ा छू सकता है। कुछ स्टॉक्स थोड़ा अगर कंसोलिडेट होके उस वेटेज पे अगर थोड़ा मूव करना चालू कर देते हैं ना, तो दे डोंट स्टॉप आफ्टर 3-5% मूव। तो आई वुड प्रोबेबली से कि दिस लाइक कैन पोटेंशियली टेक रिलायंस टू 3000 और 3200 एज वेल इज माय सजेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमने अभी प्रीव्यूज निकाले हैं, वेस्टलाइफ की जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है हमारी इज 2x दैट ऑफ एनी अदर कंपेटिटर। मुझे अभी भी लगता है कि ये स्टॉक ओवर अ 3-4 ईयर पीरियड कैन पोटेंशियली हेड टू 2000। सो अगर आप उस नजरिए से देखें तो आप निवेश कर सकते हैं। और देश में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। कहीं पहाड़ टूट रहे हैं, कहीं बाढ़ से तबाही मची हुई है। हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी, पंजाब में भी जोरदार बारिश हो रही है। हिमाचल और उत्तराखंड में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। अब तक 24 घंटे में 39 जगह लैंडस्लाइड हो चुके हैं। पानी के साथ इमारतें भी बहती जा रही हैं। बीते 3 दिन में बारिश के चलते 76 लोगों की जान गई है। राज्य में 3000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पहाड़ से टूटकर पत्थर गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए हैं। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का वाटर लेवल खतरे के निशान को पार कर गया है। और हिमाचल के मंडी में मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। मंडी जिले का पंचवक्त मंदिर व्यास नदी के उफान पर होने की वजह से कल पूरी तरह डूबा नजर आया।
ये व्यास नदी बह रही है, अपने उफान पर है, प्रचंड वेग के साथ सब कुछ अपनी जद में बहा ले जाने को आमादा है। और कल क्योंकि पंडोह डैम के 5 गेट खोल दिए गए थे और ऐसे में ये जो पानी है ये पूरे फ्लो को चीरता हुआ आगे की ओर बढ़ा। और ये देखिए, ये जो रेलिंग यहाँ पर लगी हुई थी, ये रेलिंग भी टूटी हुई नजर आ रही है। इतना फोर्स था पानी का कि रेलिंग टूट गई है, चारों तरफ की रेलिंग टूट गई है। और ये पूरी सिल्ट जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर जमा हो गई है जमीन पर। और ये सिल्ट सिर्फ यहाँ नहीं है बल्कि मंदिर का भी हम हिस्सा दिखाएंगे कि मंदिर में किस तरीके से सिल्ट जमा हुई है, कहां तक है। मंदिर देखिए, पूरा ये जो ऊपर का हिस्सा आप देख रहे हैं, मंदिर ने पूरे इस ऊपर के हिस्से को डुबा दिया था, महज गुंबद भर दिखाई दे रहा था। यहाँ की रेलिंग भी आप देखेंगे कि यहाँ की रेलिंग भी पूरी तरीके से टूटी हुई नजर आ रही है। और क्योंकि पानी बहुत ज्यादा था, पानी का लेवल बहुत ज्यादा था और पानी के लेवल के साथ साथ देखिए किस तरीके से ये जो गेट आप देख रहे हैं कि गेट भी आपको टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। इस गेट का पूरा हिस्सा पानी अपने साथ बहा कर ले गया है और पानी अभी भी आप देख रहे होंगे कि अंदर भरा हुआ है और धीरे धीरे करके बाहर निकल रहा है। इधर दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के पार चली गई है। यमुना बाजार के निचले इलाकों में घरों में पानी घुस आया है। हालात का जायजा लिया दीपाली नंदा ने। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। यमुना अपने उफान पर है और यहाँ की जो हालत आप देख रही हैं, यमुना बाजार का इलाका है जो कि यमुना घाट से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। और यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति आपको दिखाई देगी। आप देख सकते हैं कि लोग जो इस वक्त पानी में आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 से 3 फीट तक पानी यहाँ पर भर गया है। बिजली इस इलाके की काटी जा चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कमरे हैं, जो यहाँ पर घर बने हुए हैं, उनके अंदर तक पानी जा चुका है और लोग यहाँ से अपना सामान लेकर जा रहे हैं, बाहर सुरक्षित जगह पर अपने सामान को पहुंचा रहे हैं। और यहाँ पर आप जो सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि पानी कितना ज्यादा है। बिजली भले यहाँ की काट दी गई हो, लेकिन इस पानी में जो सांप है वो दिखाई दे रहे हैं। खतरा बच्चों के लिए काफी ज्यादा है। जो आसपास यहाँ पर रहते हैं, जो औरतें हैं, बच्चे हैं, वो छतों के ऊपर बैठे हुए हैं। आज सुबह ही उपराज्यपाल वीके सक्सेना खुद यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर इन तमाम लोगों को कहा था कि वो यहाँ से निकलकर सुरक्षित जगह पर पहुंचे। हालांकि इन लोगों को अभी इस बारे में जानकारी नहीं है कि जो सुरक्षित जगह की बात उपराज्यपाल कर रहे थे वो कहाँ पर है, कहाँ पर इस तरह के कैंप लगाए गए हैं जहाँ पर ये लोग शिफ्ट हो सकते हैं जब तक की स्थिति सामान्य नहीं होती। जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनसे बात करेंगे। भैया, ये यहाँ पर पानी जो भरा हुआ है, कितनी परेशानी है और हर साल जब बारिश शुरू होती है तो ऐसी स्थिति होती है? ऐसे होता है जी, मगर कोई पंडाल नहीं लगा रखा है, नाम के लिए खाली स्कूल बोल रखा है, मगर हम लोग के कोई खबर नहीं दिया है कि स्कूल में आके व्यवस्था करो। मगर यहाँ पर कोई जगह कोई किसी के खबर नहीं दे रखा है और नाम के लिए सहाबा उड़ावा है कि स्कूल में व्यवस्था है। यहाँ पर तमाम तरह की परेशानी है। हालांकि बच्चे यहाँ पर पानी में आपको खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन अगर हम चिंता की बात करें तो बड़ी यही है कि फिलहाल इनके पास कोई और दूसरी रहने की जगह नहीं है और इनको इसी तरह से बाढ़ की स्थिति से 2-4 होना पड़ रहा है। दीपाली नंदा, दिल्ली। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा के सर्विस एक्सटेंशन मामले में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा को तीसरी बार सर्विस एक्सटेंशन दिए जाने को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि संजय मिश्रा 31 जुलाई तक अपने पद से हट जाएं। इससे पहले 2021 में भी संजय मिश्रा के सेवा विस्तार को सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया था, लेकिन तब सरकार ने अध्यादेश लाकर इसे बदल दिया था। भारत अपने चंद्र मिशन को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 14 जुलाई को इसरो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग करेगा। लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी। यह भारत का तीसरा चंद्र मिशन है। चंद्रयान में इस्तेमाल होने वाले इंजन के पार्ट भारत में बने हैं। गोदरेज एरोस्पेस ने ये सारे इंजन के पार्ट्स बनाए हैं। भारत में 2005-6 से 2020-21 के बीच 15 साल में 41 करोड़ 50 लाख लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। यूएनडीपी ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी करते हुए भारत की सराहना की है। इसमें कहा गया है कि भारत समेत कुल 25 देशों ने एमपीआई इंडेक्स को घटाकर आधा कर लिया है। इसमें कंबोडिया, चीन, कॉन्गो, होंडुरास और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। भारत में 15 साल में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी
55.1% से घटकर 16.4% पर आ गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में सभी इंडिकेटर्स में सुधार हुआ है। आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। हर साल 11 जुलाई को पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आज आबादी पर काबू पाना और परिवार नियोजन के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इसकी शुरुआत हुई थी 11 जुलाई 1987 को, जब दुनिया की आबादी 5 अरब पहुंच गई थी और इस पर नियंत्रण की जरूरत महसूस की गई। आज विश्व की जनसंख्या 8 अरब को पार कर चुकी है और जहां तक देशों की बात है, इस वक्त चीन को पछाड़कर भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। इस वक्त जब हम ये खबर पढ़ रहे हैं, भारत की आबादी 142 करोड़ 58 लाख से ज्यादा हो चुकी है। तो आबादी के मामले में भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। बड़ी आबादी भारत के लिए मौका है या चुनौती? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। नेपाल में मंगलवार को लापता हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में पायलट समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। हेलीकॉप्टर के मलबे के पास सभी के शव बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को देखने के लिए पहुंचे थे। हेलीकॉप्टर पहाड़ की चोटी पर किसी पेड़ से टकरा गया। इस हादसे पर नेपाल के पीएम पुष्पकमल दहल प्रचंड ने गहरा दुख जताया है। देश में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। गाजियाबाद के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर रॉन्ग साइड से आ रही स्कूल बस ने सामने से आ रही कार में टक्कर मार दी। ये भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार में बैठे 6 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। वहीं 2 लोग घायल हुए हैं। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। ईपीएफओ ने योग्य सदस्यों को हायर पेंशन ऑप्शन चुनने का विकल्प दिया है, लेकिन अगर आपने अभी तक हायर पेंशन के लिए अप्लाई नहीं किया है तो इस काम को तुरंत पूरा कर लीजिए, क्योंकि आवेदन करने की आज आखिरी तारीख है और इस बार आखिरी तारीख बढ़ने की संभावना भी बहुत कम है, क्योंकि ईपीएफओ पहले ही 2 बार डेडलाइन बढ़ा चुका है। नए नियम के मुताबिक अब आपकी एक्चुअल बेसिक सैलरी के हिसाब से आपकी पेंशन तय होगी, जबकि अब तक पेंशन के लिए सिर्फ 15,000 रुपए तक बेसिक सैलरी माने जाते थे। बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म ओ माय गॉड 2 का टीजर रिलीज हो गया है। इसमें अक्षय कुमार लंबी जटाएं और माथे पर भस्म लगाए भगवान शिव के रूप में नजर आ रहे हैं। बैकग्राउंड में हर हर महादेव का जयकारा गूंज रहा है। अक्षय के साथ साथ फिल्म में पंकज त्रिपाठी का भी जबरदस्त रोल देखने को मिलेगा। साथ ही अरुण गोविल और यामी गौतम भी फिल्म में नजर आएंगे। OMG 2 सिनेमाघरों में 11 अगस्त को रिलीज होगी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।